रात के अंधेरे को चीरती हुई चांदनी जब आरव के स्टूडियो की खिड़की से छनकर अंदर आती तो कैनवस पर बिखरे रंगों को एक रहस्यमयी चमक दे जाती थी। आरव करीब 30 साल का एक नौजवान, अपनी दुनिया में खोया हुआ एक कलाकार था। उसकी दुनिया कैनवस, रंगों और तुलिकाओं तक ही सीमित थी। बाहर की दुनिया की चकाचौंध और शोर शराबे से उसे कोई मतलब नहीं था। वो अपनी कला में जीता था, अपनी कला में सांस लेता था। पिछले कई महीनों से वो एक ही तस्वीर पर काम कर रहा था। एक ऐसी तस्वीर जो उसके लिए महज एक कलाकृति नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ थी। वो अपनी माँ सौम्या की तस्वीर बना रहा था। वही माँ जिसे उसने 20 साल पहले खो दिया था, जब वो महज 10 साल का था। उसकी यादें धुंधली थीं, किसी पुराने ख्वाब की तरह। उसके पास माँ की कुछ तस्वीरें तो थीं, लेकिन वो उस चेहरे को अपनी यादों से, अपने एहसास से कैनवस पर उतारना चाहता था। सब कुछ ठीक था। तस्वीर लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे हर बार रोक देती थी, उसकी माँ की आंखें। वो जब भी आंखें बनाने की कोशिश करता, उसके हाथ कांपने लगते। उसे समझ नहीं आता था कि उन आंखों में कौन सा भाव भरे, खुशी, दर्द, उम्मीद या कोई अनकहा राज। उसकी माँ की आंखें उसकी यादों में एक पहेली थीं, एक ऐसी पहेली जिसे वो सुलझा नहीं पा रहा था। और जब तक वो आंखें पूरी नहीं होती, वो तस्वीर अधूरी थी। इसी अकेलेपन और कला की दुनिया में रोशनी की एक किरण बनकर आई थी मीरा, उसकी पत्नी। 6 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। मीरा शांत, सौम्य और बेहद समझदार थी। वो आरव के मौन को भी पढ़ लेती थी। वो जानती थी कि आरव के दिल के किसी कोने में एक गहरा जख्म है, एक खालीपन है, जिसे वो अपनी कला से भरने की कोशिश करता है। मीरा ने कभी उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। वो बस खामोशी से उसके साथ रहती, उसके लिए कॉफी बनाती और घंटों उसे अपनी माँ की अधूरी तस्वीर को घूरते हुए देखती रहती। उनका घर दिल्ली के एक पोश इलाके में एक आलीशान बंगला था। ये घर आरव के पिता देव प्रकाश का था। देव प्रकाश शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, एक सख्त, अनुशासन प्रिय और कम बोलने वाले इंसान। उनके लिए भावनाएं कमजोरी थीं और कला समय की बर्बादी। वो चाहते थे कि आरव उनका बिजनेस संभाले, लेकिन आरव ने रंगों को चुना। बाप बेटे के बीच एक अनकही ठंडी दीवार थी। वो एक ही छत के नीचे रहते थे, पर मीलों दूर थे। देव प्रकाश ने सौम्या की मौत के बाद दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने काम और आरव की परवरिश में लगा दी। दुनिया की नजर में वो एक आदर्श पिता थे, जिन्होंने अकेले अपने बेटे को पाला। पर आरव जानता था कि उसके पिता ने उसे हर भौतिक सुख तो दिया, लेकिन वो प्यार और अपनापन कभी नहीं दे पाए जिसकी उसे जरूरत थी। सौम्या की मौत के बाद वो घर एक घर नहीं, एक खामोश और ठंडा मकबरा बन गया था, जहां दीवारें भी एक दूसरे से बात नहीं करती थीं। मीरा ने इस घर में आकर उस खामोशी को तोड़ने की बहुत कोशिश की। वो देव प्रकाश से बात करने की कोशिश करती, घर में छोटी छोटी चीजें बदलती ताकि उसमें थोड़ी जिंदगी आ सके। लेकिन देव प्रकाश अपने बनाए हुए कवच से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। एक दिन जब आरव अपने स्टूडियो में तस्वीर से जूझ रहा था, मीरा घर के पुराने बंद पड़े स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। सालों से उस कमरे में कोई नहीं गया था। धूल और जालों के बीच उसे एक पुराना संदूकची जैसा बक्सा मिला। उस पर पीतल का एक ताला लगा था, जो वक्त के साथ काला पड़ चुका था। मीरा की जिज्ञासा जागी। उसने बक्से को बाहर निकाला और आरव को आवाज दी। आरव, यहाँ आना जरा। देखो मुझे क्या मिला। आरव अपनी झुंझलाहट में बाहर आया। क्या है मीरा? मैं काम कर रहा हूं, देखो तो सही, मीरा ने उत्साह से कहा। आरव ने बक्से को देखा। उसे याद नहीं था कि उसने ऐसा कोई बक्सा पहले कभी देखा हो। घर के एक पुराने कर्मचारी, रामू काका, की मदद से ताला तोड़ा गया। जैसे ही बक्सा खुला, एक पुरानी दबी हुई सी महक बाहर आई। उसमें कुछ पुरानी साड़ियां, कुछ गहने और एक एल्बम था। और इन सबके नीचे मखमल के कपड़े में लिपटी हुई एक डायरी थी। डायरी का कवर भूरे रंग के चमड़े का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में सौम्या लिखा था। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये उसकी माँ की डायरी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारी माँ की है, आरव। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर सुंदर लिखावट में लिखा था, मेरी दुनिया, मेरे एहसास।
उस रात आरव और मीरा ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। शुरुआत के पन्ने खुशियों और उम्मीदों से भरे थे। देव प्रकाश के लिए प्यार, अपनी शादी का जिक्र और फिर आरव के जन्म की खुशी। आरव पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी माँ के उन पहलुओं को जानने का मौका मिल रहा था जिनसे वो अनजान था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, डायरी के पन्नों का रंग बदलने लगा। खुशी की जगह एक अनजानी उदासी ने ले ली थी। शब्दों में एक घुटन महसूस होने लगी थी। डायरी के बीच के पन्नों में सौम्या का बदला हुआ अंदाज साफ झलक रहा था। उसकी लिखावट अब उतनी सधी हुई नहीं थी। कहीं कहीं शब्द कांपते हुए लग रहे थे। तारीख 15 मई 1998। आज फिर देव से बहस हुई। वो मेरे बाहर जाने पर, मेरे दोस्तों से मिलने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक पत्नी का दायरा सिर्फ घर की चारदीवारी तक होना चाहिए। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा भी एक मन है, मेरी भी एक दुनिया है। कभी कभी इस सोने के पिंजरे में मेरा दम घुटता है। आरव को देखता हूं तो जीने की वजह मिल जाती है। वो मेरी ताकत है। आरव ने पढ़ना बंद कर दिया। उसके माथे पर शिकन थी। मुझे याद नहीं कि पापा और माँ में कभी झगड़ा होता था। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। तुम बहुत छोटे थे आरव। बच्चों से अक्सर ऐसी बातें छुपाई जाती हैं। उन्होंने पढ़ना जारी रखा। अब पन्नों में डर का जिक्र था। तारीख 21 जुलाई 1998। आजकल मुझे लगता है कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। घर में भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। एक अजीब सा साया मेरे पीछे चलता है। देव का बर्ताव भी बदलता जा रहा है। उनका प्यार अब हक जैसा लगता है, एक ऐसा हक जो मुझे डराता है। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? सब उन्हें एक आदर्श पति मानते हैं। ये पढ़कर आरव और मीरा दोनों सिहर गए। एक आदर्श पति और पिता की छवि जो आरव के मन में कहीं ना कहीं अब भी थी, वो टूटने लगी थी। क्या उसके पिता वैसे नहीं थे जैसे दिखते थे? अगले कुछ दिन आरव के लिए बेचैनी भरे रहे। वो अपनी तस्वीर पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसके दिमाग में बस डायरी के शब्द घूम रहे थे। सोने का पिंजरा, एक अजीब सा साया, उनका प्यार मुझे डराता है। ये शब्द उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि देव प्रकाश ऐसी बातों को बकवास कहकर उड़ा देंगे। मीरा ने देखा कि आरव किस कदर परेशान है। एक शाम जब देव प्रकाश अपने स्टडी रूम में काम कर रहे थे, मीरा हिम्मत करके उनके पास गई। पापा जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? देव प्रकाश ने अपनी नजरें फाइलों से हटाईं। हाँ, बोलो, मीरा ने झिझकते हुए कहा। वो, हमें स्टोर रूम से माँ की एक डायरी मिली थी। देव प्रकाश के चेहरे के भाव अचानक सख्त हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक उतर आई। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो कुछ परेशान रहती थीं। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? देव प्रकाश ने अपनी कलम मेज पर जोर से रखी। उनकी आवाज में एक सख्ती थी। देखो मीरा, सौम्या बहुत भावुक थी। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती थी। ये सब उसकी कल्पनाएं थीं। मैं नहीं चाहता कि इस घर में पुरानी बातें फिर से खोदी जाए। उस डायरी को जहां से उठाया था वहीं रख दो और इस बात को यहीं खत्म कर दो। उनका लहजा एक आदेश था, सलाह नहीं। मीरा सहम गई। देव प्रकाश का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। वो चुपचाप वहां से चली आई। उसने सारी बात आरव को बताई। आरव को अब यकीन होने लगा था कि कुछ तो था जिसे उसके पिता छुपा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, वो सामान्य नहीं थी उस रात। आरव और मीरा ने डायरी को फिर से खोला। वे आखिरी पन्नों के करीब पहुंच रहे थे। सौम्या की मौत से कुछ हफ्ते पहले की एंट्रीज थी। तारीख 10 सितंबर 1998। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं और इस घुटन में नहीं जी सकती। आरव के लिए मुझे ये कदम उठाना ही होगा। मैंने विजय से बात की है। वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। बस कुछ दिन और, फिर मैं और मेरा बेटा इस कैद से आजाद होंगे। विजय। मीरा ने आरव की तरफ देखा। ये विजय कौन है? आरव ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। ये एक नया मोड़ था। सौम्या किसी विजय की मदद से कहीं जाने की योजना बना रही थी। क्या देव प्रकाश इस बारे में जानते थे? क्या इसी वजह से आरव की सोच एक भयानक दिशा में जाने लगी? नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पिता ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। सौम्या की मौत से ठीक एक दिन पहले की तारीख थी। उस पन्ने पर कुछ लिखा तो था, लेकिन उसे बीच से फाड़ दिया गया था। सिर्फ कुछ अधूरे शब्द दिख रहे थे। आज रात वो राज। उसके बाद के सारे पन्ने खाली थे। वो आखिरी फटा हुआ पन्ना एक चीख की तरह था। एक ऐसा राज जिसे सामने आने से पहले ही दफना दिया गया। वो फटा हुआ पन्ना आरव के दिमाग में अटक गया था। आज रात वो राज, कौन सा राज, और विजय कौन था? इन सवालों ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। उसका शक अब सिर्फ शक नहीं रहा था। वो एक यकीन में बदल रहा था कि उसकी माँ की मौत महज एक हादसा नहीं थी। आरव और मीरा ने तय किया कि वो इस सच को खोज निकालेंगे। लेकिन कैसे? 20 साल गुजर चुके थे। गवाह और सबूत कहाँ से लाते? आरव को याद आया कि उसके घर में एक बहुत पुरानी एल्बम थी। उसने और मीरा ने मिलकर घर का कोना कोना छान मारा। आखिरकार वो एल्बम उन्हें देव प्रकाश की अलमारी के सबसे निचले हिस्से में मिली। एल्बम के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें आरव के बचपन की तस्वीरें थीं, देव प्रकाश और सौम्या की शादी की तस्वीरें थीं। वो तस्वीरें पलटते जा रहे थे, हर चेहरे को ध्यान से देख रहे थे। तभी मीरा एक तस्वीर पर आकर रुक गई। आरव, ये देखो। वो एक ग्रुप फोटो थी, किसी पारिवारिक समारोह की। देव प्रकाश और सौम्या बीच में बैठे थे। उनके बगल में एक नौजवान खड़ा था, करीब देव प्रकाश की ही उम्र का। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें सौम्या की तरफ थीं। उस चेहरे में कुछ ऐसा था जो आरव को जाना पहचाना लगा। आरव ने तस्वीर को हाथ में लिया। ये ये तो विजय चाचा हैं, पापा के छोटे भाई। उसे धुंधला धुंधला याद आया। बचपन में एक विजय चाचा थे जो उनके घर अक्सर आया करते थे। वो बहुत हंसमुख थे और आरव के साथ खूब खेलते थे। लेकिन फिर अचानक उन्होंने आना बंद कर दिया। आरव ने जब भी उनके बारे में पूछा तो देव प्रकाश ने हमेशा बात टाल दी, ये कहकर कि वो विदेश चले गए हैं और अब उनका कोई संपर्क नहीं है। अब डायरी की पंक्तियां साफ होने लगी थी। सौम्या जिस विजय की बात कर रही थी वो कोई और नहीं, आरव के अपने चाचा थे। चाचा माँ की मदद करने वाले थे? आरव के मुंह से निकला। लेकिन पापा ने तो कहा था कि शायद तुम्हारे पापा ने तुमसे पूरा सच नहीं कहा, आरव, मीरा ने धीरे से कहा। अब उनके सामने एक मकसद था, विजय चाचा को ढूंढना। ये काम आसान नहीं था। देव प्रकाश से तो पूछना नामुमकिन था। आरव ने घर के पुराने कर्मचारी रामू काका से बात करने की सोची। रामू काका उस घर में 40 साल से काम कर रहे थे। वो सौम्या के वक्त भी वहीं थे। अगले दिन जब देव प्रकाश ऑफिस जा चुके थे, आरव और मीरा रामू काका के पास पहुंचे। वो बगीचे में पौधों को पानी दे रहे था। आरव ने झिझकते हुए पूछा, काका, क्या आपको विजय चाचा याद है? रामू काका के हाथ एक पल को रुक गए। उन्होंने पानी का पाइप नीचे रखा और एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। हाँ बेटा, कैसे भूल सकता हूं उन्हें। विजय बाबू तो इस घर की रौनक थे। वो अब कहाँ हैं काका? पापा कहते हैं वो विदेश में हैं। रामू काका ने एक लंबी खामोश नजर आरव पर डाली, जैसे तौल रहे हों कि उसे कितना बताया जाए। फिर धीमी आवाज में बोले, नहीं बेटा, छोटे साहब कभी विदेश नहीं गए। वो तो यहीं इसी शहर में हैं। आरव और मीरा हैरान रह गए। क्या? पर पापा ने? बड़े साहब और छोटे साहब के बीच कुछ ठीक नहीं था बेटा। रामू काका ने बात अधूरी छोड़ दी। सौम्या, बहू जी की मौत के बाद तो जैसे सब कुछ बिखर गया। बड़े साहब ने छोटे साहब पर इल्जाम लगाया कि उनकी वजह से घर की इज्जत खराब हुई। उन्हें घर से निकाल दिया और सबसे रिश्ता तोड़ने को कह दिया। रामू काका ने उन्हें विजय का पता दिया, शहर के दूसरे छोर पर एक छोटे से फ्लैट का पता। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ सच जानने की बेचैनी थी तो दूसरी तरफ अपने पिता के खिलाफ जाने का डर। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दी। हम सच जानकर रहेंगे आरव। वो दोनों उस पते पर पहुंचे। एक पुरानी साधारण सी बिल्डिंग। दरवाजे पर विजय प्रकाश नाम की प्लेट लगी थी। आरव ने कांपते हाथों से डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में एक गहरी थकान और उदासी थी। चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उन आंखों में वही पुरानी चमक थी
जो आरव को एल्बम की तस्वीर में दिखी थी। विजय चाचा, आरव के मुंह से निकला। उस व्यक्ति की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। आरव, तुम इतने बड़े हो गए। विजय ने उन्हें अंदर बुलाया। घर बहुत सादा था, लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स लगी थीं, जो उदासी और अकेलेपन को दर्शाती थीं। आरव ने हिम्मत करके पूछा, चाचा, आप यहाँ? पापा ने तो कहा था कि आप। विजय के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। तुम्हारे पापा ने बहुत कुछ कहा होगा बेटा, और बहुत कुछ छुपाया भी होगा। मीरा ने धीरे से सौम्या की डायरी विजय के सामने रख दी। चाचा जी, हम सच जानना चाहते हैं। उस रात क्या हुआ था? डायरी देखकर विजय की आंखें भर आईं। उसने डायरी को ऐसे छुआ जैसे किसी बहुत कीमती चीज को छू रहा हो। सौम्या, उसकी आवाज भर्रा गई। वो मेरी दोस्त थी, दोस्त से भी बढ़कर। हम एक दूसरे को समझते थे। तुम्हारा पिता देव एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो प्यार करना नहीं जानता। वो सिर्फ चीजों पर हक जताना जानता है। सौम्या उसके लिए एक खूबसूरत ट्रॉफी की तरह थी, जिसे वो दुनिया को दिखा तो सकता था, पर उसकी भावनाओं को कभी समझ नहीं पाया। विजय ने एक गहरी सांस ली। हाँ, ये सच है कि सौम्या उसे छोड़कर मेरे साथ आना चाहती थी। हम दोनों आरव को लेकर इस शहर से बहुत दूर चले जाना चाहते थे, एक नई जिंदगी शुरू करने। सौम्या ने आखिरकार हिम्मत जुटाई थी, उस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलने की। उस रात, आरव ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। उस रात सौम्या को देव से बात करनी थी। उसे सब कुछ सच सच बता देना था। विजय ने कहा। मैं बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। वो कहने गई थी कि वो तलाक चाहती है और तुम्हारे साथ घर छोड़ रही है। मैंने उसे बहुत देर तक इंतजार किया। वो नहीं आई। मेरा दिल घबराने लगा। मैं घर के अंदर जाने ही वाला था कि एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बाद में पता चला कि वो छत से गिर गई। देव ने सबको बताया कि उसने आत्महत्या कर ली। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे उकसाया, कि मैं उसके और सौम्या के रिश्ते के बीच आया। उसने मुझे घर से, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। तो क्या पापा ने? आरव के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। विजय ने उसकी आंखों में देखा। मैं नहीं जानता आरव, मैं सच में नहीं जानता कि उस रात छत पर क्या हुआ। क्या वो देव से बहस करते हुए अपना संतुलन खो बैठी, या देव ने उसे धक्का दिया? ये राज तो सिर्फ दो ही लोग जानते थे। एक सौम्या, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरा तुम्हारा पिता देव प्रकाश, जो कभी सच नहीं बोलेगा। आरव और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ उनके चाचा की बातें थीं और दूसरी तरफ उनके पिता, जिन पर हत्या जैसा संगीन आरोप लग रहा था। विजय से मिलकर लौटने के बाद आरव एक जिंदा लाश बन गया था। उसका स्टूडियो वीरान पड़ा था। कैनवस पर पड़ी अधूरी तस्वीर उसे मुंह चिढ़ा रही थी। उसकी मां की आंखों की जगह खाली थी, ठीक उसी तरह जैसे उसकी जिंदगी में सच की जगह खाली थी। मीरा ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव टूट चुका था। उसके मन में एक भयानक तूफान चल रहा था। क्या उसका पिता एक कातिल है? ये सवाल उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे विजय की एक बात याद आई। ये राज तो सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक सौम्या और दूसरा तुम्हारा पिता। लेकिन अगर कोई तीसरा सुराग हो तो? डायरी का वो फटा हुआ पन्ना। आरव और मीरा ने उस फटे हुए पन्ने को फिर से देखा। उसे बहुत गौर से देखने पर जहां से पन्ना फटा था, वहां स्याही के हल्के से निशान दिख रहे थे, जो अगले पन्ने पर छप गए थे। वो निशान इतने हल्के थे कि उन्हें पढ़ना नामुमकिन था। तभी मीरा को एक आइडिया आया। उसने आरव से पेंसिल लाने को कहा। उसने फटे हुए हिस्से के नीचे एक सादा कागज रखा और उस पर हल्के हाथ से पेंसिल शेडिंग करने लगी। ये एक पुरानी तकनीक थी। कभी कभी दबे हुए अक्षर इस तरह उभर आते हैं। जैसे जैसे वो पेंसिल चला रही थी, कागज पर धुंधले अक्षर उभरने लगे। उनकी सांसें रुकी हुई थीं। कुछ ही मिनटों में कुछ शब्द साफ हो गए। वो सौम्या की लिखावट थी, कांपती हुई, जल्दबाजी में लिखी हुई। आज रात वो राज खुल जाएगा। देव को सब पता चल गया है। उसे विजय के खत मिल गए हैं। वो मुझे मार डालेगा। वो कह रहा है कि अगर मैं उसकी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। मेरे कमरे का दरवाजा बंद है। वो बाहर है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये खत
मेरे बक्से में है। आरव। इसके आगे के शब्द मिट चुके थे। आरव और मीरा की आंखें फटी रह गईं। ये एक सुसाइड नोट नहीं था। ये मौत से पहले लिखी गई एक चीख थी, एक गवाही थी। विजय के खत, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। पापा जी को खत मिल गए थे। इसका मतलब उन खतों में कुछ ऐसा था। आरव को याद आया, स्टोर रूम में मिला वो बक्सा। उसमें डायरी के अलावा और भी चीजें थीं। वो दोनों भागकर स्टोर रूम में गए। उन्होंने बक्से का सारा सामान बाहर निकाला। साड़ियों के नीचे एक झूठे तले में लिफाफों का एक बंडल था। वो विजय के लिखे हुए खत थे, सौम्या के नाम। उन खतों में उनका प्यार था, उनके भविष्य के सपने थे और देव के जुल्मों का जिक्र था। और आखिरी खत में उसमें लिखा था कि वो उस रात सौम्या को लेने आ रहा है। ये एक मजबूत सबूत था। ये साबित करता था कि सौम्या आत्महत्या नहीं कर सकती थी। वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसके पास अपने ही पिता के खिलाफ सबूत थे। अब उसे अपने पिता का सामना करना था। उस रात जब देव प्रकाश घर लौटे तो उन्होंने आरव और मीरा को ड्राइंग रूम में अपना इंतजार करते पाया। मेज पर डायरी और वो खत रखे हुए थे। देव प्रकाश ने मेज पर रखी चीजों को देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक पल के लिए उनके कदम लड़खड़ाए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। ये सब क्या है? उनकी आवाज में वही बनावटी सख्ती थी। आरव ने कांपती हुई आवाज में कहा, सच क्या है पापा? उस रात क्या हुआ था? मैंने तुम्हें बताया था, इन बकवास चीजों में मत पड़ो। देव प्रकाश चिल्लाए। तुम्हारी माँ दिमागी तौर पर बीमार थी। उसने खुद अपनी जान ली। झूठ! आरव पहली बार अपने पिता के सामने चीखा। वो बीमार नहीं थी। वो आपसे डरती थी। आपकी कैद से आजाद होना चाहती थी। उसने डायरी का वो उभरा हुआ पन्ना अपने पिता के सामने फेंक दिया। ये क्या है? ये उन्होंने मरने से ठीक पहले लिखा था। उन्होंने लिखा था कि आप उन्हें मार डालेंगे। देव प्रकाश उस पन्ने को देखकर पत्थर बन गए। उनके चेहरे पर दशकों से चढ़ा हुआ नकाब उतरने लगा। उनकी सख्ती पिघलने लगी और उसकी जगह एक अजीब सा डर और पछतावा ले रहा था। पापा बताइए, आरव रोते हुए बोला, क्या आपने माँ को धक्का दिया था? क्या आपने उन्हें मार डाला? कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। देव प्रकाश सोफे पर धम्म से बैठ गए। उन्होंने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। सालों का दबा हुआ बोझ जैसे एक साथ बाहर आ गया। उनकी आवाज किसी गहरी खाई से आ रही थी। नहीं, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। उन्होंने नजरें उठाईं। उनकी आंखों में आंसू थे। आरव ने अपने पिता को पहली बार रोते हुए देखा था। हाँ, मुझे खतों के बारे में पता चल गया था। उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा। मेरा दिमाग खराब हो गया था। वो मुझे मेरे ही भाई के लिए छोड़कर जा रही थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उस रात उससे बात करने छत पर गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने उससे मिन्नतें की, उसे धमकाया। मैंने कहा कि अगर वो गई तो मैं आरव को उससे छीन लूंगा। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। हमारी बहस बढ़ गई। वो छत की रेलिंग के पास खड़ी थी। उसने कहा कि वो अब एक पल भी मेरे साथ नहीं रहेगी। मैं मैं गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। उसका हाथ पकड़ने के लिए वो घबराकर पीछे हटी और उसका पैर फिसल गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर मेरी उंगलियों से उसका हाथ छूट गया। देव प्रकाश की आवाज एक सिसकी में बदल गई। वो नीचे गिर गई। एक पल में सब खत्म हो गया। मैं चाहता तो पुलिस को बुला सकता था, सच बता सकता था, लेकिन मैं डर गया। मुझे लगा कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि मैंने उसे धक्का दिया है। मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, मेरा बिजनेस, सब खाक में मिल जाता। और तुमसे भी मुझे दूर कर दिया जाता। तो मैंने एक कहानी बनाई। उन्होंने रोते हुए कहा। मैंने सबको बताया कि उसने आत्महत्या कर ली। मैंने विजय को अपनी जिंदगी से निकाल दिया ताकि वो कभी सच के आसपास भी न पहुंच सके। मैंने सारे सबूत मिटा दिए, या मुझे लगा कि मैंने मिटा दिए। सच सामने था, एक भयानक, दिल दहला देने वाला सच। देव प्रकाश कातिल नहीं थे, लेकिन वो अपनी पत्नी की मौत के जिम्मेदार थे। उनका गुस्सा, उनका हक जताना, उनकी धमकी, उसी ने सौम्या को मौत के मुंह में धकेला था। और उसके बाद उन्होंने सच को छुपाने के लिए 20 साल तक झूठ बोला। एक ऐसा झूठ जिसने उनके अपने बेटे की जिंदगी को एक अधूरेपन में कैद कर दिया। आरव जमीन पर बैठ गया। उसके कानों में उसके पिता के शब्द गूंज रहे थे। उसकी माँ की मौत
एक हादसा थी जो एक इरादतन जुर्म से भी ज्यादा तकलीफदेह थी। उस रात के बाद उस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सच एक तेजाब की तरह था जिसने 20 साल पुराने रिश्तों की बुनियाद को जलाकर खाक कर दिया था। आरव कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। वो न कुछ खाता था न किसी से बात करता था। मीरा दरवाजे के बाहर बैठी रहती, बेबस और लाचार। देव प्रकाश अपने कमरे में बंद थे, अपने अपराध बोध और पछतावे की आग में जल रहे थे। वो आलीशान बंगला अब एक वीरान हवेली बन चुका था, जहां 3 लोग अपनी अपनी तन्हाई में कैद थे। एक हफ्ते बाद आरव अपने कमरे से बाहर निकला। उसकी आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, बस एक अजीब सी खामोशी थी, एक ठहराव था। वो सीधा अपने पिता के कमरे में गया। देव प्रकाश कुर्सी पर बैठे शून्य में घूर रहे थे। इन कुछ दिनों में वो जैसे 10 साल और बूढ़े हो गए थे। मैं और मीरा ये घर छोड़कर जा रहे हैं, आरव ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। देव प्रकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बेटा, नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने जो किया, आपने जो किया, उसकी सजा आपको कानून शायद न दे पाए। आरव ने उनकी बात काटी। लेकिन आप 20 साल से अपनी सजा काट रहे हैं, इस अकेलेपन में, इस झूठ के साथ, और बाकी की जिंदगी भी आप इसी बोझ के साथ झेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी सजा है। उसने आगे कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता पापा, लेकिन मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकता। इस घर की हर दीवार पर माँ की चीखें हैं और आपका झूठ है। यहाँ रहकर मैं कभी सांस नहीं ले पाऊंगा। देव प्रकाश कुछ नहीं कह सके। उनके पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। उन्होंने खामोशी से अपने बेटे को अपनी जिंदगी से बाहर जाते हुए देखा। जाने से पहले आरव अपने चाचा विजय से मिलने गया। उसने उन्हें सारी सच्चाई बताई। विजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक सुकून भी था। सालों बाद सौम्या की आत्मा को और उनके रिश्ते को इंसाफ मिला था। आरव ने उनसे कहा कि वो अब अकेले नहीं है। आरव और मीरा ने शहर के एक छोटे से हिस्से में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। वहां कोई नौकर चाकर नहीं थे, कोई शानो शौकत नहीं थी, लेकिन वहां शांति थी, सुकून था और सच की रोशनी थी। एक सुबह आरव बरसों बाद अपने स्टूडियो में लौटा, जो अब उसका नया स्टूडियो था। उसने उस अधूरी तस्वीर को अपने सामने रखा। उसकी माँ का चेहरा अब भी वैसा ही था, लेकिन आज आरव को उसकी आंखों का खालीपन नहीं दिख रहा था। उसने अपना ब्रश उठाया, उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसने डायरी के उन पन्नों को याद किया जहां उसकी माँ ने अपने सपनों के बारे में लिखा था, अपनी आजादी के बारे में लिखा था। उसने विजय के खतों को याद किया जिनमें बेपनाह मोहब्बत थी, और फिर उसने अपनी माँ की आंखें बनानी शुरू की। उसने उन आंखों में दर्द नहीं भरा, उसने उन आंखों में घुटन नहीं भरी, उसने उन आंखों में एक सपना भरा, एक उम्मीद भरी, एक ऐसी शांति भरी जो शायद उसे जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुई, लेकिन मौत के बाद उसकी कहानी को मिल गई थी। कुछ घंटों बाद तस्वीर पूरी हो चुकी थी। आरव कैनवस से कुछ कदम पीछे हटा। आज वो तस्वीर अधूरी नहीं थी, वो मुकम्मल थी। सौम्या की मुस्कुराती हुई आंखें जैसे उसे देख रही थीं और कह रही थीं, अब मैं आजाद हूं। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, सुकून के थे। उसने अपनी माँ को, उसकी कहानी को और खुद अपने अतीत को आजाद कर दिया था। कहानी का अंत किसी के जेल जाने से नहीं हुआ, लेकिन हर किरदार को अपनी सजा और अपना इंसाफ मिल गया था। देव प्रकाश अपनी दौलत और अकेलेपन में कैद थे। आरव और मीरा ने झूठ की दुनिया से निकलकर सच और प्यार की एक नई दुनिया बना ली थी। और सौम्या सौम्या की अधूरी तस्वीर अब पूरी हो चुकी थी, ठीक उसकी अधूरी कहानी की तरह, जिसे उसके बेटे ने पूरा कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।